Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। तो इस आज यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डियर लॉ ऑफ गियरिंग। ऑलरेडी आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो बहुत ही मज़े में लॉ ऑफ गियरिंग को हम लोग समझेंगे। काफ़ी आसान तरीके से समझेंगे इस लॉ ऑफ गियरिंग को, ठीक है। काफ़ी आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे लॉ ऑफ गियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार डियर आप लोग जो है तो आप लोग को यदि लॉ ऑफ गियरिंग का मज़ा लेना है, एक अच्छे से एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो डियर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ गियरिंग। सबसे पहले तो इसको राइट डाउन करते हैं, लॉ आखिर क्या बोलता है, उसके बाद इस पर थोड़ा बातें करेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, द लॉ ऑफ गियरिंग स्टेट्स, the law of gearing states the condition। देखिए यहां तक में ही एक बात आपको समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ गियरिंग बेसिकली क्या बतलाता है, तो एक कंडीशन बतलाता है। क्या बतलाता है? एक कंडीशन बतलाता है। स्टेट्स द कंडीशन, इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स द कंडीशन, ठीक है, विच must be fulfilled, which must be fulfilled by the gear tooth profile, gear tooth profile, gear tooth profiles to maintain। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हैं, to maintain। अब देखिए लॉ है, तो लॉ को तो जैसे होता है ना, एक्चुअली में आप उसको डिफर भी नहीं कर सकते। चीज़ें को एज इट इज़ आप लर्न करें, आप एज इट इज़ सीखें आप बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा भी डिफर कर देंगे तो मीनिंग लेस हो जाएगा, और मीनिंग कहीं और कुछ और भी बातें होने लगेगा, कुछ और भी आप समझ पाएंगे। इसीलिए मीनिंग कभी भी लॉ को आप एक अच्छे से लर्न करके रखें, कि ताकि एग्जैक्ट आप बातें को बता सकें, क्योंकि उसी से पूरा डेरिवेशन और हर एक पार्ट कवर अप होगा डियर, ठीक है। विच मस्ट बी गियर टूथ प्रोफाइल टू मेंटेन ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर कैसा वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी किसके बीच में? तो ऑब्वियस है कि गियर है तो दो गियर होंगे, बिटवीन गियर्स इन मेस। अब इतना बात समझिए। देखिए इसको एक एक टर्म्स का मतलब समझते हैं, पहले 1-2 मिनट तक तो एक एक टर्म्स का मतलब समझते हैं। देखिए लॉ ऑफ गियरिंग स्टेट्स, अब ये बतलाता है क्या? कंडीशन बतलाता है। अब ये बात को ही याद रखें बहुत अच्छे से कि लॉ ऑफ गियरिंग आपका जो बतलाता है वो एक कंडीशन बतलाता है, कंडीशन बतलाता है। द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड। अब ऑब्वियस है ना कि कुछ कंडीशन है, जैसे सपोज कीजिए आपको मैंने कुछ कंडीशन दिया, तो आपका काम क्या होगा कि सर बोले हैं तो उस कंडीशन को हमको फुलफिल करना चाहिए, बात मानना चाहिए। ऐसा आप एक ईमानदारी से ऑनेस्टली चीज़ों को करते हैं। या फिर आपके फादर, पेरेंट्स, मदर, कोई भी ऐसा कोई कंडीशन यदि बतलाते हैं तो आप बिल्कुल भी बिना सवाल जवाब किए कि आपके पेरेंट्स बोले हैं तो आप उस कंडीशंस को मानते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं पेरेंट्स बोले हैं तो कोई अच्छा ही बात बोले होंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो लॉ ऑफ गियरिंग भी एक कंडीशन बतलाता है, ऑब्वियस है कि उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो विच मस्ट बी फुलफिल्ड, कौन फुलफिल करेगा, कौन फुलफिल करेगा? विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गियर टूथ प्रोफाइल। जो गियर का टूथ प्रोफाइल है, देखिए गियर का जो टूथ प्रोफाइल होता है ना, वो साइकोलाइडल होता है या फिर आपका एक जो होता है इनवॉल्यूट होता है। इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल होता है और एक साइकोलाइडल टूथ प्रोफाइल होता है। तो खैर गियर का टूथ प्रोफाइल के बारे में है, यानी कि गियर का जो टूथ का कटिंग होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, एक साइकोलाइडल और एक आपका क्या बताएं, इनवॉल्यूट। तो खैर अब यहाँ पे आप समझिए गियर टूथ प्रोफाइल ही फुलफिल करेगा इस बात को। कौन फुलफिल करेगा? गियर टूथ प्रोफाइल ही। अब बातें हैं कि आखिर क्यों ऐसा, क्यों कंडीशन दी है, तो उसका कारण है
टू मेंटेन रखने के लिए एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, सॉरी डियर यहाँ पे छूट गया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, आप इस बात को याद रखिए, वेलोसिटी रेशियो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन रखना है बिटवीन गियर्स इन मेस या बिटवीन टू गियर्स इन मेस। गियर्स लिखा हुआ है तो एक से ज़्यादा है यानी दो ही होगा, ठीक है। तो बिटवीन गियर्स इन मेस, जो गियर आपस में मेस में है, मेटिंग में है, मतलब कि एक गियर है कि नहीं, जैसे देखिए समझने के लिए, ये सपोज कीजिए गियर का ही है, तो गियर जब ये मेसिंग में है, देख पा रहे हैं ना, गियर जब ये मेसिंग में है, तो ये मेसिंग में है जब गियर, तो इसको एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ये ऑब्वियस है कि कुछ टूथ प्रोफाइल तो होगा, या तो साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल होगा या फिर इनवॉल्यूट टूथ प्रोफाइल होगा, कोई तो टूथ प्रोफाइल होगा। ऐसे नहीं ना कि एक डिस्क में कट कर दिए तो गियर बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है डियर। गियर कटिंग का मिलिंग मशीन पे कट किया जाता है, ठीक है, गियर, और उसका एक प्रोफाइल, स्पेसिफिक प्रोफाइल होता है, उसके थ्रू आप गियर कटिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि एक डिस्क लेयर कट कर दिए और गियर बन गया, ऐसा नहीं होता इतना आसानी से। इसीलिए गियर एक कॉस्टली मैकेनिकल कंपोनेंट है ना, विच इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन, विच इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट व्हेन योर स्पेस इज लिमिटेड, जब स्पेस आपका लिमिटेड हो, जैसे बेल्ट ड्राइव में स्पेस ज़्यादा चाहिए, लंबा होगा ना बेल्ट आप लगा सकते हैं, खैर वो बातें हो चुका है ऑलरेडी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन गियर्स इन मेस, जो गियर्स मेश में है, मेसिंग में है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये गियर है, ओके, और ये एक गियर है डियर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो गियर है, दो गियर है इस तरीके का। अब मान लीजिए ये गियर है, ये दोनों, तो दोनों का जो वेलोसिटी रेशियो होना चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी ये इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये बातें कर रहा है कि आप ओमेगा 1 का बात करें और ओमेगा 2 का बात करें, जैसे हम अभी लेंगे आपका दो गियर लेंगे, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए दो गियर है, सपोज कीजिए ये 1 गियर है यहाँ पे समझने के लिए, और ये क्या है, दूसरा नंबर गियर है, 2 है। अब दोनों गियर का कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। सपोज कीजिए इसका जो एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप मानते हैं कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। आप इस चीज़ों को तो समझ पा रहे हैं। ये मान लीजिए इसका है ओमेगा 1 और इसका क्या है डियर, ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट हो, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना, कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय गियर। अब ये फुलफिल कौन करेगा, कांस्टेंट वाला गियर का टूथ प्रोफाइल ही फुलफिल करेगा उस चीज़ को, हाँ भाई हम फुलफिल कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए सपोज कीजिए ये गियर टूथ प्रोफाइल है, ये आपका अभी क्या है, अब थोड़ा हम कंडीशन को समझते हैं। मान लीजिए एक कंडीशन समझे, ये सपोज कीजिए कि 50 रेडियन पर सेकेंड है इसका, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का आप यूनिट जानते हैं रेडियन पर सेकेंड होता है। सपोज कीजिए इसका 50 है और इसका जो है ये है आपका 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देखिए आपको हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बतला चुके हैं, जब गियर टर्मिनोलॉजी आपको बतलाए थे वहाँ भी बतलाए हैं कि जो होता है आपका, जो साइज में होगा इन्वर्स रिलेशन होता है। जो आपका ओमेगा है ना, ओमेगा और 1/r होता है, यानी कि कहने का मतलब कि जो छोटा होगा उसका ओमेगा क्या होगा, बड़ा होगा। जो छोटा होगा, छोटा कहने का मतलब रेडियस के टर्म्स में, रेडियस कम होगा मतलब ऑब्वियस है कि गियर छोटा होगा। तो छोटा गियर ज़्यादा RPM पे रोटेट करता है या ज़्यादा रेडियन पर सेकेंड पे रोटेट करता है। आप चीज़ों को जो समझे, RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट का बातें होता है, यानी कि आप कहते हैं जिसको बोलते हैं रोटेशनल स्पीड बोलते हैं। तो आप ये भी कहें, या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी ये कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा और n एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओमेगा और n एक दूसरे के, सब ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है बच्चे। तो यही कंडीशन यहाँ पे है, इसीलिए छोटा वाला गियर के लिए एक अलग बात है कि एक ऐसी वैल्यू लिए 100 लिए और इसके लिए कम वैल्यू लिए। आप इसके लिए ज़्यादा इसके लिए कम नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। ये नहीं कि बस रैंडम लिए हैं तो कुछ भी ले लें, ऐसा नहीं करना बच्चे।
अब देखिए हो क्या रहा है, यदि हम यहाँ पे रेशियो का बात करें तो रेशियो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 50 अपॉन यानी ω1 अपॉन ω2 का ही यदि हम बात करें, ठीक है ना। ω1 अरे ω2 अपॉन ω1 भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन ही करना है या ड्रिवेन अपॉन ड्राइवर ही करना है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो जो रेशियो होगा यानी 50 अपॉन 100, तो ऑब्वियस है 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि इसका रेडियन पर सेकेंड हम बढ़ा दिए यानी कि ये कर दिए 100, तो ऑब्वियस है कि इसका जो गियर टूथ प्रोफाइल को तो कोई चेंज नहीं किया ना, साइज भी कोई चेंज नहीं किया ना, सिर्फ इसका रिवोल्यूशन मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिए, ठीक है। इसका एंगुलर वेलोसिटी को क्या किए हैं, बढ़ा दिए। सपोज कीजिए इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया 100 हो गया, तो ऑब्वियस वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाना चाहिए 200 रेडियन पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखिए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन है, कांस्टेंट एंगुलर, ये नहीं कि 100 है तो ये 150 ही होगा, फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से प्रोफाइल का डिजाइन होना चाहिए, प्रोफाइल इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो मतलब गियर का टूथ प्रोफाइल इस तरीके से होना चाहिए मेशिंग के दौरान कि जो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा हमको क्या मिलता रहे, हमेशा हमको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मिलता रहे। तो बातें को आगे बढ़ाते हैं, ये चीज़ें तो आप समझ गए हैं, अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसको डिराइव करके कि आखिरकार कंडीशन क्या होता है, क्या कंडीशन होता है जिसकी वजह से गियर का टूथ प्रोफाइल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन रखता है। यानी कि इतना अपॉन इतना जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये हम ड्राइव करके लाएंगे डियर। चलते हैं इसको मिटाते हैं। देखिए बातें को समझिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक हम रैंडम कुछ पोर्शन लेते हैं, किसका गियर्स का पोर्शन कंसीडर करते हैं। देखिए एक रैंडम पोर्शन कंसीडर किए, ये जो है ये कुछ और नहीं है, एक रैंडम गियर का एक पोर्शन कंसीडर किए। ऐसा तो गियर होता नहीं ना, राउंड होता है। एक कटिंग एक पोर्शन कंसीडर किए। अब ये कंसीडर जो किए हैं, देखिए ऑब्वियस है कि 2 गियर होगा, 2 गियर होगा कि नहीं होगा। आप इतना बात तो मानते हैं ना कि 2 गियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया है, ये 2 गियर है, 2 गियर का एक पोर्शन कंसीडर किए हैं, गियर 1 गियर 2 या गियर 1 गियर 2 कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये आपका है गियर 1 और ये क्या है गियर 2 है। कोई इशू नहीं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब ऑब्वियस दोनों गियर हुआ होगा, उसका एक कटिंग छोटा सा एक पोर्शन कंसीडर कर लिए हैं, इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसका भी कुछ सेंटर होगा, मानते इतना बात को। चलिए इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर उसका नाम है ए। सपोज इसका सेंटर का नाम क्या दिए, ए, ठीक है। इसका सेंटर का नाम आपका ए दे दिए हैं और इसके लिए जो सेंटर का नाम है वो क्या दे दिए, बी सेंटर का नाम दिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, एक सेंटर है ए, कहीं भी हो सकता है। इसका एक सेंटर है इधर क्या है आपका बी, ए 1 गियर का सेंटर और बी 2 गियर का सेंटर। अब देखिए एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ही मीनिंग है डियर, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ एक पॉइंट होगा ऑलवेज, जब गियर मेशिंग में होता है, मेशिंग में तो एक ही पॉइंट होता है, एक पॉइंट ऑलवेज कांटेक्ट में होता है। देखिए ये जो पॉइंट है ये कांटेक्ट पॉइंट है, दोनों गियर का कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट पॉइंट का नाम इसके लिए जो दे दिए हैं वो सी, देखिए कांटेक्ट पॉइंट है, इसके लिए सी और इसके लिए जो नेमिंग किए हैं वो डी। यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा बातें लिखते जाते हैं तो बेहतर होगा। लेट क्या किए, सो समझिए आप, ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ गियर 1 and 2, ठीक है। ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ गियर 1 and 2। और भी देखिए क्या है, तो आपका एक सी है, सी एंड डी आर कॉन्टैक्ट पॉइंट। कैसा पॉइंट है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऑफ गियर 1 and 2 का। 1 के लिए रिस्पेक्टिवली भी आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिवली, फिर मिटा देंगे डियर, आप लिखते जाइएगा रिस्पेक्टिवली। सी एंड डी आर कॉन्टैक्ट पॉइंट। कैसा पॉइंट है, कॉन्टैक्ट है। किसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ गियर,
किस गियर का, या गियर टूथ प्रोफाइल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे और भी लिख दें गियर टूथ प्रोफाइल लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा। किसका कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ गियर टूथ प्रोफाइल 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, यानी 1 के लिए C और 2 के लिए D यूज किए हैं, जो कि यहाँ पे एज शोन इन फिगर आप लिख सकते हैं, वहाँ पे एज शोन इन फिगर। तो देखिए डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इतना बातें आपको अभी तक समझ में आ रहा है। अब ये कि जो C एंड D पॉइंट है ना, C एंड D पॉइंट ये मस्ट हैव ये कॉमन नॉर्मल। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, जिसको हम ये रेड से लिख दे रहे हैं। the contact point C and D must have a common, ये बात आप समझिएगा, a common normal at this point, let it be n। देखिए अब कॉमन नॉर्मल को जो है, ये कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट तो समझ गए, तो दी कॉन्टैक्ट पॉइंट C एंड D मस्ट हैव ये कॉमन नॉर्मल को क्या नाम दिए हैं, n दिए हैं, एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे होना चाहिए। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो एक कॉमन नॉर्मल होना चाहिए डियर। देखिए काम करते हैं, ये जो थोड़ा सा ये इसको क्या करते हैं कि ये जो आपका A है, A और B क्या था, सेंटर था, तो A को थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं। अब देखिए जो कॉमन नॉर्मल है उसको ड्रॉ करते हैं डियर। तो कॉमन नॉर्मल इससे पास करना चाहिए, चलिए ड्रॉ कर दिए। देखिए ये जो है आपको क्लियरली दिखना चाहिए n, ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। ये बताइए कहाँ से पास कर रहा है, आप कहेंगे सर C और D पॉइंट एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो उसी से होते हुए पास कर रहा है। n जो है ये कॉमन नॉर्मल के लिए दिखाए हैं, n किसके लिए दिखाए हैं, कॉमन नॉर्मल के लिए दिखाई दिया। अब एक काम करते हैं कि इसी में अब ये एक क्या कहते हैं, ज्योमेट्री, यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि आपको D और B को मिला देते हैं, मतलब ये सेंटर है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दोनों को मिला देते हैं, यानी ये हो जाएगा, और C और A को भी मिला देते हैं, ये हो जाएगा डियर। कुछ इस तरीके से होगा, आपको दिख पा रहा है क्लियरली। अब जो है एक बात आप समझिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ω1 इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। यदि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी देखना है, ऑब्वियस है ना कि इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी को मान लिए हैं ω1। तो ω1 क्या है, आप लिख लेंगे लेट ω1, देखिए इसमें ω1 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1 का क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्लॉकवाइज सेंस में लिए हैं। इसको मान लिए कि यहाँ पे कैसा सेंस में है, ये क्लॉकवाइज सेंस में है, ये है ω1 रोटेट कर रहा है। ऑब्वियस है कि ये जो रोटेट करेगा ये कैसा रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सिमिलरली ω2 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 2, ठीक है, किसका, तो गियर 2 का। और ये जो दिखाए हैं ये डायग्राम में, ये गियर का पोर्शन है, ये गियर का पोर्शन है, ये बात आप मान लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक 2 गियर का पोर्शन है और एक ये 1 गियर का पोर्शन है। अब इतना बात उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक समझ पा रहे हैं। अब ω1 ω2 पता चल गया है। अब देखिए इसको मिटाते हैं और कुछ और भी बातें हैं जिसको लिख ही देते हैं। ω1 ω2 तो लिख लिए होंगे कॉपी में आप। चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं और समझते हैं कि क्या करना है डियर। देखिए ये तो आपका क्या है, तो रैंडम आपका पोर्शन है, गियर्स का पोर्शन है। अब आप ω1 तो समझ गए, गियर 1 के लिए ω2 भी आप समझ गए, लिख भी लिए हैं। जो लिखना है देखिए VC एक मान लिए हैं, VC लेट VC क्या है, तो VC है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C, ठीक है। और VD एक है डियर, VD ये है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D, है ना, पॉइंट D का। अब देखिए VC और BD, यहाँ से अब हम बातें करें तो देखिए अभी दिखाई नहीं है। ऑब्वियस है कि थोड़ा आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक राउंड सा सर्कल है, इसका रेडियस R है,
इसके लिए यदि लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं, इस पॉइंट का बात करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो कैसे होता है यदि ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस बात को आप मैकेनिक्स में ही समझे हैं। तो कैसा होगा लीनियर वेलोसिटी, जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, यही होता है ना लीनियर वेलोसिटी। और ये कितना बराबर होता है, यदि ये ओमेगा है डियर तो v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा। सभी बच्चे जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी C पॉइंट का है VC और D पॉइंट का है आपका क्या, D पॉइंट का क्या है VD है। तो कैसे होगा, तो ऑब्वियस है, आप देखिए तो क्लियरली देखिए, जो रेडियस होता है ना, रेडियस उस पे परपेंडिकुलर होता है भी, रेडियस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे C और A तो रेडियस ही है ना, A को सेंटर माने हैं 1 का और B को सेंटर माने हैं 2 का। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉन्टेक्ट वाला है, कॉन्टेक्ट मतलब एकदम किनारे का पॉइंट होगा। तो AC 1 गियर का रेडियस है और BD जो है BD वो 2 गियर का रेडियस है। ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो रेडियस के तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो देखिए ये होगा कुछ, इसको हम नाम देंगे VC। देखिए ये जो है ये ऑब्वियस है, इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस बात को भूलना नहीं है, देखिए बना दिए। और BD, तो BD के लिए भी होगा, तो BD पे परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम हम दे दिए ये। अब ये भी क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इतना बात को समझिए आप। चलिए अभी तक जो बातें हो रहा है उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए डियर क्या होगा, अब यहाँ से कहानी, यहाँ पे थोड़ा सा बातें को समझिए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि VC इज इक्वल टू, तो VC का यदि वैल्यू लिखेंगे तो देखिए लीनियर वेलोसिटी एंगुलर के टर्म में कितना होता है, R इंटू ओमेगा। तो VC का वैल्यू कितना होगा, तो C पॉइंट 1 का है तो कितना होगा, AC इंटू ओमेगा 1 होगा। क्या होगा, AC इंटू ओमेगा 1 होगा, है ना। और ऐसे ही VD का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो BD इंटू ओमेगा 2 होगा। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू, ये दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यू है डियर, VC का वैल्यू और VD का। यदि यहाँ से आप लिखें तो VC का वैल्यू कितना हुआ है, तो VC का वैल्यू आप बोलिएगा कि AC इंटू ओमेगा 1 और VD का वैल्यू कितना हुआ है, तो BD इंटू ओमेगा 2 हुआ है। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट को यहाँ से मिटा देते हैं डियर, यहाँ से मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब क्या होगा, यदि आप चाहते हैं, ऐसा तो होगा ही कि दोनों जो टूथ प्रोफाइल है, दोनों जो टूथ प्रोफाइल है, ये गियर का 1 का और ये दोनों गियर एक दूसरे में कांटेक्ट में रहे। देयर इज नो सेपरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि रनिंग कंडीशन में सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे ये गियर है तो ये कांटेक्ट में ही ऑलवेज रहे और ऑलवेज ये क्या करता रहे, पावर ट्रांसमिट करता रहे ड्राइवर से ड्रिवेन की तरफ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए ये किसके अलोंग, तो अलोंग मान लेते हैं कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट या इफ़ देर इज, आप चाहते हैं कि कोई सेपरेशन ना हो, देर इज नो सेपरेशन, तो उसके लिए तो चलिए उस बात को यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ उस बात को लिख देते हैं। नो फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट ऑफ किसका, तो गियर ऑफ गियर्स, ठीक है, ऑफ गियर्स इन मेस, जो कि मेस में है, गियर्स इन मेस क्या होना चाहिए, तो आप समझिए द रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए ये कॉन्सेप्ट है डियर, द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग एन मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0 का मतलब हुआ दिस इज दी नो दिस, इसको आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज नो सेपरेशन कंडीशन, नो सेपरेशन कंडीशन ऑफ किसका, तो ऑफ गियर्स इन मेसिंग, ऑफ गियर्स इन मेसिंग। ये बात को गहराई से समझिए, ये जो है दिस इज नो सेपरेशन कंडीशन, क्या, तो रिलेटिव वेलोसिटी का एन के अलोंग इक्वल होना कितना, 0।
रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस बात को समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये दो पेन हैं, दोनों पेन एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सपोज कीजिए इसका कुछ वेलोसिटी है, इसका भी कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए यदि दोनों का अलग अलग वेलोसिटी होगा तो एक साथ पॉसिबल है क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्या पॉसिबल है? आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड लोग, क्या पॉसिबल है? तो नहीं है पॉसिबल। यदि दोनों का, इसका भी वेलोसिटी और इसका भी वेलोसिटी सेम होगा तभी पॉसिबल है दोनों का एक दूसरे के साथ चिपक के जाना, तभी पॉसिबल है। मतलब इसका भी 10 तो इसका भी 10, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। रिलेटिव वेलोसिटी किसी मोशन में, ऑब्जेक्ट में, जैसे देखिए सपोज कीजिए ये है आपका 50 किलोमीटर पर सेकेंड से, और ये है आपका, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक आप हैं 50 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये एक और दोस्त है जो 30 किलोमीटर पर आवर से आपके पीछे पीछे आ रहा है, और एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग हैं। दोनों लोग कैसे डायरेक्शन में है? एक ही। क्या बीसी और बीडी भी एक ही डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप यदि 50 से चल रहे हैं ना, तो आप 30 वाला दोस्त को ऐसे मुड़ करके देखिएगा, तो आप अपना ऑब्जर्व कीजिएगा जब वेलोसिटी, स्पीड, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा डियर कि आप 50 से, आपको क्लियरली बिल्कुल भी नज़र 50 का नहीं आएगा, आपको फीलिंग आएगा 50 - 30 ओनली 20। वो रिलेटिव है एक्चुअली में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपका नहीं है। आप जो 50 - 30 20 जो आप समझ पा रहे हैं वो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, रिलेटिव है। क्यों? तो रिलेटिव इसलिए कि आप जो है अपना वो स्पीड, वेलोसिटी जो भी है, आप किसी मोशन के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। वो भी तो दोस्त आपका मोशन में ही है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप बातें कर रहे हैं। तो जब उसके रिस्पेक्ट में बातें करेंगे तो रिलेटिव होता है। जब ग्राउंड जो कि स्टैटिक माना गया उसके रिस्पेक्ट में बातें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। आप उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी along NN मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम चाहते भी है ना कि दोनों गियर सेपरेट भी ना हो एक दूसरे, ऐसा थोड़े कि चलते चलते एक दूसरे अलग हो गया, अलग नहीं हो, प्रॉपर कांटेक्ट में रहे, हमेशा कांटेक्ट में रहे, हमेशा कांटेक्ट में रहे। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। तो अब देखिए यहाँ सब चीज़ों को समझते हैं, इसको मिटाते हैं और बातें अब आपको बतलाते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये सब चीज़ें तो आप लिख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए क्या कंडीशन आखिर होगा, तो कंडीशन यहीं से डिराइव होकर के आएगा आपका। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ लिख लें, ज़रूरत पड़ेगा डियर, तो एक बातें आप लिख लें। जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट, वो ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ए पॉइंट से क्या ड्रॉ किए हैं? परपेंडिकुलर। कहाँ पे ड्रॉ किए परपेंडिकुलर? तो ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो कॉमन नॉर्मल पे ड्रॉ किए हैं। तो कॉमन नॉर्मल पे ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और कॉमन नॉर्मल पे बी पॉइंट से भी ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, पॉइंट का नाम दे दीजिए। ये पॉइंट है सपोज ई, और ये पॉइंट क्या है? एफ है। अब लिख लीजिएगा, ये देखिए 90 डिग्री दिखाएं, ए से ड्रॉ किए, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन कॉमन नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ए एंड सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी, और उसका नाम क्या दे दिए? ई और एफ, ऐसा नाम दे दिए। अब एक बात आप थोड़ा देखिए कि VC जो है, VC तो आप समझ गए ना, VC किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे, और VD किस पे है? BD पे है। तो VC का एक एंगल मान लिए डियर कि VC का कॉमन नॉर्मल से जो एंगल है मान लिए वो अल्फा मान लिए, और VD का जो कॉमन नॉर्मल से एंगल है वो बीटा मान लिए। देखिए क्या है, तो लेट, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, फिर मिटाएंगे। लेट एंगल कौन सा? तो देखिए एंगल का नाम देंगे तो VC, ये वाला एंगल होगा ना, ये एंगल होगा, यानी कॉमन नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो कितना है? अब चीज़ें को समझिएगा कि VC का कॉमन नॉर्मल के साथ एंगल अल्फा है। लेट द एंगल ऑफ VC एंड VD विद, है ना, विद कॉमन नॉर्मल आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। आप इस बात को समझिए कि VC एंड VD विद कॉमन नॉर्मल आर अल्फा एंड बीटा एंगल्स है ना, VC एंड VD का। तो कितना है? अल्फा एंड बीटा है, जो कि डायग्राम में आपको क्लियरली डायग्राम से ही विजिबल है।
चलिए इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि प्लेस का ज़रूरत है यहाँ पे अभी हमको, तो ये सब बातें लिख रहे हैं। तो ये जब इतना एंगल हो गया, तो अब ये बताइए कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी हम बता रहे हैं ना, VC माइनस VD नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे VC माइनस VD नहीं कर देना इज इक्वल टू 0। क्या करना है, तो आपको कॉमन नॉर्मल के अलोंग लिखे थे अभी कि क्या होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो मस्ट बी इक्वल टू 0। तो VC माइनस VD नहीं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0 का मतलब यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट। किसके लिए ये कंडीशन था, तो फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट, फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट। तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट मतलब सेपरेट ना हो, दोनों गियर एकदम चलता रहे दनादन, ऐसा हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, VC किसके अलोंग, तो नॉर्मल के अलोंग, तो नॉर्मल के अलोंग बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर VC कॉस होगा अल्फा माइनस VD होगा कॉस बीटा इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, तो इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 0 होगा डियर। इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू 0 होगा, आप देख पा रहे हैं। देखिए कॉमन नॉर्मल आपका n ये कॉमन नॉर्मल है, तो VC कॉस, अब जानते हैं ना VC कॉस अल्फा और VD कॉस बीटा, ठीक है, क्योंकि VD का नॉर्मल के साथ बीटा एंगल है और VC का नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल है। तो आप सभी लोग मैकेनिक्स में जानते हैं कि यदि कभी भी, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई है F है, ये सपोज कीजिए थीटा है और इसके अलोंग आपको इसका कंपोनेंट जानना है, क्या होता है F कॉस थीटा। F कॉस कितना होता है, F कॉस थीटा होता है डियर। ये बातें सभी लोग जानते हैं कि F कॉस क्या होगा, थीटा होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जो आप देख पा रहे हैं इसी टाइप से कि ये VC कॉस अल्फा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, VD कॉस बीटा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, और कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही जो होना चाहिए वो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये बात बतलाए थे, यानी ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले ये बताइए VC का वैल्यू कितना है। तो VC का वैल्यू ऑलरेडी लिख दिए है ना, कितना होगा, तो आप कहेंगे AC इंटू ω1 और क्या होगा कॉस अल्फा माइनस, यही तो होगा, क्या होगा, तो VD का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए BD इंटू ω2 होगा, BD इंटू ω2 और फिर क्या होगा कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इतना बातें आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कॉस अल्फा और कॉस बीटा है डियर, इसको किसी टर्म्स में चेंज करते हैं, अलग टर्म्स में। तो देखिए कॉस अल्फा और कॉस बीटा को कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिएगा, ज्योमेट्री से बात को समझिए। देखिए क्या हो रहा है, ये जो एंगल बनेगा इधर हम यहाँ पे बना देते हैं बच्चे, यहाँ पे बना देते हैं एक बार, उसके बाद आप मिटा देंगे, यहाँ से आप समझिएगा चीज़ों को। देखिए सबसे पहले तो VC को आप देखिए, जैसे भी आप समझिए VC को, और फिर ये आपका A पॉइंट है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये C पॉइंट था, ठीक है। तो VC और एक कॉमन नॉर्मल था, ये क्या है, कॉमन नॉर्मल है, एक को आप समझ लीजिए, कॉमन नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है, अल्फा। जैसा यहाँ पे करेंगे VD के लिए भी सेम काम आप करेंगे, यही है कॉमन नॉर्मल, ऐसा ही है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए थे, इसका नाम E दिए थे, ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब ये है अल्फ़ा, तो ये बताइए इसको हम यदि आगे मूव कर दें, VC वाला लाइन को ही आगे मूव कर दें, तो ये बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ना, ये एंगल बिल्कुल भी सामने वाला एंगल ये भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। जब ये एंगल अल्फ़ा तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं बचपन से ही, तो ये अल्फ़ा हो गया। अब ये बताइए ये तो 90 डिग्री पर है ना, अब देखिए VC जो है वो AC पे 90 डिग्री है ना, क्योंकि AC आपका रेडियस है, AC रेडियस है, तो VC क्या है, ये 90 डिग्री पे, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे होगा, नीचे भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो ये भी जब 90 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा डियर, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस अल्फ़ा होगा। जब ये अल्फ़ा, ये पूरा 90 और इतना अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये 90 तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, तो ये एंगल अल्फ़ा। यानी कि आप कहेंगे एंगल CAE जो होगा वो कितना होगा, अल्फ़ा, CAE। सिमिलरली एंगल, यानी कि आप यहाँ लिख दें क्या, CAE जो होगा, देखिए इसको ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं, CAE ये वाला एंगल,
ब्लू से लिख दे रहे डियर, ये भी कितना होगा अल्फा। वैसे ही सिमिलरली ये वाला भी जो एंगल होगा, ये वाला भी एंगल जो होगा वो कितना होगा, बीटा होगा। ठीक है, ये भी एंगल कितना होगा, सिमिलरली ऐसी ज्योमेट्री कीजिएगा तो ये भी एंगल क्या होगा, ये अल्फा हो गया। यानी कि कौन एंगल, तो CAE अल्फा एंड आल्सो एंगल कौन सा, तो एंगल जो आपका होगा DBF जो होगा ये कितना होगा, बीटा होगा। यहाँ तक आप बात ज्योमेट्री से समझ गए हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये ज्योमेट्री तो आप समझ गए सभी लोग, ये बात यहाँ पे एंगल यहाँ शो कर दिया है। अब इस पे आइए कि कॉस अल्फा का वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे, दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए कॉस अल्फा ये एक ट्राइंगल है ना, CAE एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहीं पे देखिए, अब यहाँ भी BFD ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे तो एंगल के सामने में जो होता है साइड, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप ये बात समझते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल जो ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा है। अब उस ट्राइंगल को मान लीजिए बना दिए, देखिए यही है ना, ये A है और ये E है और ये क्या है, C है, और ये एंगल कितना है, अल्फा। एक से आपको समझा देंगे। तो ये बताइए कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा यदि आपसे कोई पूछ दे तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बहुत बच्चा इसे समझा रहे हैं, आप समझिए चीज़ों को एक एक बात। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आप कहेंगे कि AE बाय कितना होगा, AC होगा। कोई इशू है क्या, बेस बाय हाइपोटेनियस। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी बात करेंगे तो कॉस बीटा, सिमिलरली आप इस ट्राइंगल का बात करें। देखिए ये ट्राइंगल कैसा है, ऐसा कुछ है, ये है आपका F और ये पॉइंट है D और ये पॉइंट क्या होगा B, और यहाँ पे एंगल बना है बीटा, ये बीटा वाला दिखा दिया। तो यदि आप यहाँ से भी बात करेंगे कॉस बीटा का वैल्यू, अब बताइए यहाँ पे भी ये सब कॉपी में आपको लिखना है एक्चुअली में, कॉस बीटा, तो इसके सामने ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इतना बात तो समझते हैं ना। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी FB बाय BD होगा, FB बाय कितना होगा, BD, यही होगा ना। तो देखिए ये दोनों वैल्यू को क्या यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्या, यानी कितना होगा, AC इंटू ω1 इंटू कॉस अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AE डिवाइडेड बाय AC माइनस। अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे प्लेस का जरूरत है, इसको मिटा देते हैं। सिमिलरली उसका भी जरूरत होगा, माइनस कितना होगा, BD है, इंटू कितना है, ω2 है, और इंटू कॉस बीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, FB लिख सकते हैं या BF भी लिख सकते हैं। अरे FB लिखें या BF लिखें एक ही बात है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय BD होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, दो यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है ना। अब चीज़ें का आप समझिए क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है, ये दोनों भी कैंसल आउट हो रहा है। यहाँ बच क्या गया है, तो देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, ω1 AE इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ω2 BF। अब कहेंगे इज इक्वल टू कैसे सर, अरे माइनस है डियर, इधर ले आए तो इक्वल टू माइनस हट जाएगा। यहाँ से देखिए ब्यूटीफुल सा रिजल्ट कि ω1 और ω2 का क्या आया रेशियो, यही करना था, कॉन्सेप्ट यहीं तक समझना था। ω1 और ω2 का क्या रेशियो आया, तो ω1 अपॉन ω2 जो हुआ वो हुआ BF अपॉन AE, BF अपॉन AE। घेर दीजिए नहीं तो कोई लेग भाग जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ω1 वन गियर का, ω2 दूसरा गियर का, तो क्या ω1 का डायरेक्टली BF जो है वो कैसा है, तो आप कहेंगे यहाँ इन्वर्स रिलेशन है। ω1 के लिए AE है, यानी कि पहला वाला गियर में AE है, देखिए AE है जो कि इन्वर्स रिलेशन रख रहा है, और ω2 के लिए BF है जो कि इन्वर्स रिलेशन रख रहा है। ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है डियर। आप याद रखेंगे, इन्वर्स डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ω1 यानी वन गियर, तो वन गियर के लिए ऊपर में AE होता तब कहते डायरेक्ट है, और ω2 नीचे में BF होता तब कहते डायरेक्ट। लेकिन प्रूफ किए हैं तो प्रूफ में वैसा आया ही नहीं। अब एक बात यहाँ से समझिए आप, चलिए तब आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, जैसा कि लिख भी दिए हैं। तो इन्वर्स रिलेशन किसका है, तो इन्वर्स रिलेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो बोल सकते हैं। इन्वर्स रिलेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, ये वेलोसिटी रेशियो का क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन है। अब इंटरेस्टिंग बात, जो आखिरकार ये लॉ था
उस लॉ के बारे में थोड़ा आप समझते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें को आप कुछ समझ पा रहे हैं। अब लॉ के बारे में क्लियरली समझते हैं डियर। देखिए एक काम करते हैं कि देखिए क्या करें, दोनों का सेंटर लाइन को मिलाते हैं, यानी कि बी को ए से मिलाते हैं। देखिए तो बी को ए से जब मिलाएंगे, देखिए दोनों का सेंटर लाइन को मिला दिए। अब दोनों का जो सेंटर लाइन डॉटेड लाइन से मिलाए हैं, देखिए जरा कॉमन नॉर्मल पे एक पॉइंट पे कट करा, एन एन जो है ये कॉमन नॉर्मल है, स्टार्टिंग से ही जान रहे हैं ये कॉमन नॉर्मल है। तो कॉमन नॉर्मल एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इसका क्या है दोनों सेंटर को मिलाए हैं एक लाइन से, डॉटेड लाइन से, वो एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम सपोज कीजिए पी दे दिए है नाम। अब अभी समझिए पी क्यों नाम दिए है, पी नाम दे दिए इसको। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इतना इज इक्वल टू इतना, ये तो ड्राइव होकर क्या है इधर मिटा भी दिए हैं। तो अब चीज़ें को समझिए, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, तो एक आपका बी एफ पी, देखिए ध्यान से हियर, या 9 बोल सकते हैं 9, ट्राइंगल बी एफ पी एंड ट्राइंगल, देखिए बी एफ पी, देखिए बी एफ पी ऑब्वियस राइट एंगल ट्राइंगल है। और कौन सा ट्राइंगल, तो ए ई पी, कौन सा ट्राइंगल, ए ई पी एंड ट्राइंगल ए ई पी आर सिमिलर ट्राइंगल। कैसा है, आर सिमिलर। अब जब ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, तो देखिए दोनों तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो देखिए क्या होगा, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं बी पी, ये तो वैल्यू हो गया है ना बी पी अपॉन, यानी ये तो बी एफ तो हो गया है, बी एफ अपॉन कितना ए इज इक्वल टू बी पी, ठीक है ना। देखिए बी एफ था इस ट्राइंगल का, तो क्या हो जाएगा बी पी इसी ट्राइंगल का, इसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो दूसरा गियर का है, तो बी पी अपॉन कितना होगा ए पी, बी पी अपॉन कितना होगा ए पी होगा। यहाँ से इस बात को अब इतना इज इक्वल टू, अब चाहे तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं, सब तो एक दूसरे का बराबर ही है। अब इससे कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए क्या हुआ, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बी एफ अपॉन ए ही हुआ, बी एफ अपॉन ए ही हुआ, बहुत बढ़िया। तो बी एफ अपॉन ए, अब ये ट्राइंगल में लिए, ये भी राइट एंगल और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल है तो और दोनों सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो ऑब्वियस है कि आप लिख सकते हैं बी पी अपॉन ए पी, यानी कि इसका सेंटर से इस पॉइंट तक का और इसका सेंटर से इस पॉइंट तक का, क्योंकि वही दोनों ट्राइंगल है जो सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से क्या समझ में आया, तो ये रिलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर के आया है। इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है थोड़ा समझते हैं। दस इट इज सीन दैट दी सेंटर लाइन ए बी is divided at point P, at point कहाँ पे, तो देखिए लिखे हैं at point P by common normal, फिर आपको समझाते हैं by common normal n, देखिए डियर बाय कॉमन नॉर्मल, इधर सारे मिटा देते हैं, बाय कॉमन नॉर्मल n इन द inverse ratio of velocities, in the inverse ratio of angular लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, angular velocity of two mating gears। ठीक है, बात को समझिए डियर क्या हो रहा है। तो देखिए कहानी क्या है, यहाँ से इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि इट इज सीन दैट द सेंटर लाइन ए बी, ए और बी क्या है, एक सेंटर लाइन है ए बी, इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी, कौन डिवाइड करता है, तो बाय कॉमन नॉर्मल एन एन। अब देखिए कॉमन नॉर्मल एन एन है, तो सेंटर लाइन जो ए बी है उसको कौन डिवाइड करता है, तो कौन डिवाइड कर रहा है, एन एन डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। अब देखिए किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, पी पॉइंट पे, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू मेटिंग गियर्स, दो मेटिंग गियर्स का एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है, इन द इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो में ही उसको डिवाइड करता है। अब देखिए ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 के लिए होना चाहिए ए पी, क्योंकि 1 गियर में क्या है, 1 गियर में ए पी है,
1 गियर में एपी है ना, लेकिन ओमेगा 1 के लिए क्या है, डायरेक्टली बीपी है, यानी कि ओमेगा 1 के डायरेक्टली बीपी है, और बीपी किससे रिलेशन रखता है, तो गियर 2 से रिलेशन रखता है। इसका मतलब ये क्रॉस रिलेशन है। क्रॉस रिलेशन का मतलब हुआ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मतलब उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात को आप अच्छे से समझिएगा इन द इन्वर्स रेशियो। सिंपली है, सिंपल बात है कि जो सेंटर लाइन ए बी है, सेंटर लाइन कौन सा, सेंटर लाइन ए बी, वो किस पॉइंट पे डिवाइड होता है, तो पी पॉइंट पे। कौन डिवाइड करता है, तो बाय कॉमन नॉर्मल, बाय कॉमन नॉर्मल। कैसे डिवाइड हो रहा है, तो इन द इनवर्स रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। किसका, तो टू मैटिंग गियर्स का, टू मैटिंग गियर्स का जो एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और देखिए क्या आ रहा है, तो बीपी अपॉन एपी आ रहा है। बीपी अपॉन एपी जो है वो इन्वर्स रिलेशन है डियर, क्योंकि ओमेगा 1 के डायरेक्ट में एपी है, ओमेगा 2 के डायरेक्ट में बीपी होना चाहिए, लेकिन आया है कैसी रिलेशन, इन्वर्स आया, तो इसीलिए इन्वर्स रिलेशन में डिवाइड करता है। अब ये जो कॉमन, जो आपको जो पी पॉइंट जो नज़र आ रहा है, द पॉइंट पी इज कॉल्ड पिच पॉइंट, ये याद रखिएगा। द पॉइंट P इज कॉल्ड, इसीलिए P लिखे थे, P इज कॉल्ड पिच पॉइंट। अब इसी पॉइंट को क्या बोला गया है, इसी पॉइंट को पिच पॉइंट बोला गया है डियर। अब एक चीज़ समझिए कहानी को, कि इसका मतलब है कि यदि आप चाहते हैं गियर का टूथ प्रोफाइल आपका जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो कि लिखा हुआ है, उसका लॉ यही है डियर, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रखे, हमेशा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रखे। ऐसा यदि आप चाहते हैं गियर के टूथ प्रोफाइल से, तो पता है क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो कॉमन नॉर्मल है, जो कॉमन नॉर्मल है एट कॉन्टैक्ट पॉइंट सी एंड डी, ध्यान से समझिए, ये कॉमन नॉर्मल एन कैसे ड्रॉ किए थे, तो एट कॉन्टैक्ट पॉइंट सी एंड डी, है ना, उस पर कॉमन नॉर्मल था। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट सी एंड डी से जो कॉमन नॉर्मल है वो मस्ट पासेस थ्रू दी पिच पॉइंट, मस्ट पासेस, देख रहे हैं ना, एन एन जो कि किसका है, तो एन ऑफ सी एंड डी का एक कॉमन नॉर्मल है, और वो ध्यान से देखिए तो किससे पास कर रहा है, पी से। यदि पी से पास करेगा तब ही आप जो है वो ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन आने की, ये हुआ, इसी को कहते हैं कंडीशन। तो उसमें क्या होगा कि आपका एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कॉमन नॉर्मल जो है वो मस्ट पासेस थ्रू दी पिच पॉइंट, कॉमन नॉर्मल मस्ट पासेस थ्रू दी पिच पॉइंट डियर। सो आप इसको मिटाते हैं और एक कहानी आपको बतलाते हैं, यहां तक तो आप समझ गए हैं, तो ये बात आप लिख लीजिएगा। सो टू सेटिस्फाई द लॉ, द कॉमन नॉर्मल, देखिए आप समझिएगा, द कॉमन नॉर्मल एट C and D must passes through the point P, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोला गया है, कॉल्ड पिच पॉइंट, इसको क्या बोला गया है, पिच पॉइंट बोला गया है, कॉल्ड पिच पॉइंट। तो आप समझिएगा टू सेटिस्फाई द लॉ, यानी कि लॉ को यदि आप सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो कॉमन नॉर्मल है, चूंकि ये ही कांस्टेंट, ऑब्वियस है ना कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा, ऑब्वियस है, तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट कैसे हुआ, क्या वजह से कांस्टेंट हुआ, तो उसका मतलब है कि जो कॉमन नॉर्मल है एट C and D मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट P, वो कॉमन नॉर्मल किससे पास करना चाहिए, पी से ही पास करना चाहिए, क्योंकि उसी का पूरा ये रिलेशन है डियर। अब जब ऐसा होगा तभी जो होगा ये लॉ ऑफ गियरिंग जो होगा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यदि आप चाहते कि लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करे, ऐसे भी लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होना ही चाहिए डियर। लॉ ऑफ गियरिंग यदि सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी गियर को आप मेशिंग में कंटिन्यूसली यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यानी लॉ ऑफ गियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। और यदि आप
डिजायर रखते हैं सेटिस्फाई होने का, तो इसका मतलब है कि जो कॉमन नॉर्मल है एट पॉइंट सी एंड डी, वही बात लिखे हैं, कॉमन नॉर्मल एट सी एंड डी एकदम पक्का पास करना चाहिए पिच पॉइंट से। जो पिच पॉइंट होता है गियर टिथ प्रोफाइल का एक ही पिच पॉइंट होता है ऑलवेज, तो उस पिच पॉइंट से पास होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये वाला बात होना चाहिए, कहने का मतलब टू सेटिस्फाई द लॉ, इसी से आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं। आप इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, टू मेंटेन द कांस्टेंट, आप इसको अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स से क्या लिख सकते हैं, टू मेंटेन दी कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बाय टू मेटिंग गियर्स, कितना मेटिंग गियर्स है, बाय टू मेटिंग गियर्स दी कॉमन, अब बात को समझिए, दी कॉमन नॉर्मल एट सी एंड डी, फिर से वही बात, मस्ट पासेस, कहानी वही है डियर, मस्ट पासेस थ्रू दी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मस्ट पासेस थ्रू दी पॉइंट पी। तो ये भी याद रखिएगा आप इस तरीके से भी कि यदि आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो मेंटेन रखना चाहते हैं बाय टू मेटिंग गियर्स, दी कॉमन नॉर्मल जो है एट सी एंड डी मस्ट पासेस थ्रू दी पॉइंट पी से पास करना चाहिए, तभी अब यदि इस तरीके से हो गया पी से पास, तो और भी देखिए चीज़ों को आप, चूंकि सिमिलर ट्राइंगल है, ये तो सिमिलर ट्राइंगल है पहले भी लिखे, और भी कुछ कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं डियर। क्या कंडीशन, तो देखिए आप यहाँ पे चीज़ों को, अब इसके बाद आप लिखिएगा बिकॉज, है ना, शॉर्टकट लिखे बिकॉज ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, तो आपका बी एफ पी एंड ट्राइंगल ए ई पी आर क्या है, सिमिलर। अब ये दोनों तो सिमिलर है, अभी देखे थे ना सिमिलर है, सो क्या कर सकते हैं, जब ये सिमिलर है तो ध्यान दीजिए कॉमन नॉर्मल पे पॉइंट लेंगे, यानी कि आप इजीली लिख सकते हैं कि बी एफ बाय जो ए ई होगा और बी पी बाय जो ए पी होगा, तीनों रिलेशन होगा तीनों साइड का, वो किसका होगा, एफ पी बाय कितना होगा, ई पी होगा, एफ पी बाय कितना होगा, ई पी होगा डियर। अब इतना जो होगा ऑब्वियस है कि इतना इज इक्वल टू आल्सो होगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, सब एक दूसरे से बराबर होगा। तो अब आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि ओमेगा 1 जो होगा, ओमेगा 1 इंटू ई पी बराबर कितना होगा, ओमेगा 2 इंटू एफ पी होगा। ठीक है, देखिए ये कॉमन, किसका बात किया जा रहा है, पिच पॉइंट का बात किया जा रहा है डियर, किसका बात किया जा रहा है, पिच पॉइंट का। और इस चीज़ को जरा यदि आप सोचेंगे ना बहुत गहराई से कि ओमेगा 1 इंटू ई पी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ओमेगा 1 इंटू ई पी, ओमेगा 1 इंटू ई पी, यदि दो गियर होगा, जैसे देखिए समझिए थोड़ा देर के लिए, ये दो गियर है, समझ लीजिए इस बात को। अब दो गियर का ये जो पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, पिच पॉइंट होता है। जब वो पिच पॉइंट होगा, क्योंकि ये तो एक पोर्शन लिए थे ना गियर का, शुरुआत तो वहाँ से किए थे गियर का पोर्शन लेकर के। अब ये जब पिच पॉइंट होगा, ये दोनों सेंटर ही हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अरे भैया ये पिच पॉइंट हो गया है कि नहीं। यहाँ पे क्या आया है, ई पी, तो ई जो पॉइंट है, ई पॉइंट तो कहाँ पे चला जाएगा, जब ये गियर बन जाएगा तो ई पॉइंट बिल्कुल भी ए पे पहुंच जाएगा, सेंटर पे नहीं रहेगा ना, और ए पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल भी बी पे। तो इसका मतलब है कि यही हो जाएगा ये ए है और ये क्या था, बी, ये ए और बी, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, तो ई जो है वो कहाँ चला जाएगा, ए पे चला जाएगा। यदि ये एक्चुअली में गियर होगा तो ई होगा ही नहीं, ई कहाँ पे आ जाएगा, ये तो डेरिवेशन के लिए एक पोर्शन लिया गया था। ई पॉइंट चला जाएगा ए पे और ए पॉइंट हो जाएगा बी पे, और यही लाइन हो जाएगा कॉमन नॉर्मल, और एक कॉमन टेंजेंट भी होता है डियर, यानी कि ये कॉमन टेंजेंट होगा, ये टी टी होगा कॉमन टेंजेंट, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल हो जाएगा। ये समझने के लिए यहाँ भी ये कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि कॉमन टेंजेंट के अलोंग ही स्लाइड करता है। जो दो गियर है ना, वो स्लाइड कैसे करेगा, कॉमन टेंजेंट, और टेंजेंट और नॉर्मल ऑलवेज क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, जो यहाँ पे। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ए ही जो है, ए पॉइंट ही जो है आपका, ए पॉइंट वही क्या है, ई है,
और बी पॉइंट ही जो आपका है वो एफ है, कॉमा लिख दिए हैं। अब समझिए चीज़ों को, यहाँ से इसी को यहाँ से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि बी पी भी लिख सकते हैं, अरे एफ पी के जगह पे बी पी भी लिख सकते हैं, एफ पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी पी, और ई पी के जगह लिख सकते हैं, ई से पी के जगह पे लिख सकते हैं ए पी। क्या समझ में आया? तो क्या समझ में आया डियर कि ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं है, ये वैल्यू किसका है? ये लीनियर, ये भी लीनियर वेलोसिटी है, ये भी लीनियर वेलोसिटी है। जब दोनों लीनियर वेलोसिटी बराबर होगा, यानी कि ये एक गियर है, ये एक गियर है, तो यहाँ पे एक लीनियर वेलोसिटी होता है जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, और यहाँ पे आपका होगा जैसे कि इसका होगा, इसका मान लीजिए है रोटेशन कितना, इसका रोटेशन है ω1 और इसका रोटेशन कितना था ω2 है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका ए था, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा जब गियर के केस में हो जाएगा तो ई कहाँ पहुँच जाएगा ए पे, तो यही पॉइंट ई है, और ये पॉइंट आपका क्या है बी, और यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा एफ। तो आप क्या ω1 ई पी के जगह पे ई से पी जो लिखते थे उसको क्या लिखते ए पी बराबर क्या लिखते ω2 जो लिखा हुआ एफ पी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, एफ पी लिखा हुआ है ना, ये पी पेरिफेरल के लिए है, ये पी नहीं है, ये पेरिफेरल के लिए है। तो एफ पी जो लिखते थे एफ और बी एक जगह है तो बी पी भी लिख सकते हैं, बी पी भी। अब ये देखिए ना, क्या ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है? अरे ए पी और बी पी रेडियस है, ए पी और बी पी रेडियस है। तो आप जानते हैं ओमेगा आर जो होता है वो लीनियर वेलोसिटी होता है, यानी कि पेरिफेरल वेलोसिटी जो होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। यानी इसको इधर ले आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू जीरो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। दोनों कैसा रहेगा? ऑलवेज प्रॉपर कांटेक्ट में रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा? प्रॉपर कांटेक्ट। तो ये जो कंडीशन है एक्चुअली में ये एक पोर्शन ऑफ गियर के लिए, तो ये प्रॉपर कांटेक्ट का कंडीशन है ना, टू मेंटेन। देखिए यहाँ लिखे ही थे, मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गियर टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो के लिए। ये कहानी था डियर। तो उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ रहा है कैसे हुआ है। यहाँ पे हम रिलेट करके बताएं कि एक्चुअल में गियर होगा तो किस तरीके से ये जो बातें हैं वो अप्लाई होगा, कैसे होगा। उम्मीद है कि ये वाला यानी ये रिलेशन है डियर आप सभी समझ पा रहे हैं। ये जो है लेक्चर आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, अच्छे से लॉ ऑफ गियरिंग समझ में आ गया। फिर भी डियर यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तब ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और कुछ क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके कमेंट पढ़ सकें, उससे रिलेटेड आपको रिप्लाई दे सकें। आप मुस्कुराते रहिए डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।